अवसाद पे बात करने हम बैठे हैं यहाँ पे। हमारे शहरी जीवन में मानसिक अवसाद आजकल हर घर में पहुंच चुका है। और तब सुषमा जी की जो पुस्तक जिस पे हम यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उसमें सुषमा जी ने बहुत गहन चीजें जोड़ी हैं। इनके पात्रों को और इनके जो कहानी है उसको इतना आसानी से बुना है और उसमें बहुत गहरी परतें खोई है। तो मैं सबसे पहले सुषमा जी से ही जानना चाहूंगी कि ये विषय और ऐसी कहानी बुनने का आपको विचार कहाँ से आया? नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी सरिता दी का और कला नाम सिंह का और आप तीनों का, जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला और इस कार्यक्रम को आयोजित किया। अब मैं कल भी आपके सवाल की तरह कहूँगी कि ये लिखने का ख्याल बचपन कैसे आया। हाँ, एक टर्म है जिसको मैंने इस तलक उपन्यास में सबके सामने आई नो स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर। नॉर्मली हम स्किज़ोफ्रेनिया जानते हैं, बाइपोलर जानते हैं, इस तरह ये मानसिक अवसाद ही बहुत मतलब पॉपुलर टर्म की तरह हम लेते हैं। इसके पीछे की छुपी हुई पर्दों तक हम पहुंचते भी नहीं है। पर हम दो चीजों से अवेयर हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया होता है हेलुसिनेशंस एंड बाइपोलर होता है कि डिफरेंट पर्सनालिटीज एक बंद है। एक और इनके बीच का एक डिसऑर्डर होता है स्किज़ोटाइपल। मैं ये बात क्योंकि इसलिए पूरे उससे जो कि मुझे बहुत अभी एज में डिटेक्ट हो गया था, तो मुझे हैंडल करना बहुत पहले से इसे आ गया था। पर बहुत से लोग जो मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, मेरी मुझसे बहुत सी चीज़ें साझा करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मैंने काम किया है, स्टूडेंट से लेकर कॉर्पोरेट से लेकर बहुत लोग रहे जो मेरे संपर्क में रहे। गहरी बातें अपनी साझा करते रहे। खुशकिस्मती थी या ट्रस्ट था कि बहुत लोगों ने अपनी बातें साझा की। मुझे बहुत हैरानी होती थी, उसमें मैक्सिमम लोग इस डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं और वो अवेयर भी नहीं, और उनको ये पता ही नहीं है कि पहली बात किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है कि मुझे ये है। जब अवेयरनेस नहीं है तो एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगी, और जब ये दोनों ही चीज नहीं है तो फिर उसका ट्रीटमेंट या उससे बेटर होने की पोजीशन कभी पे आप सिचुएशन में आते ही नहीं। तो मैं चाहती थी कि इस टर्म से लोग अवेयर हो, कि जाने कि ये डिसऑर्डर होता है जिससे हम ग्रस्त हैं। हाँ, लोग कह रहे थे ना बहुत आसान से, या इस सब से गुजर रहा था, गुजर रही थी, पता ही नहीं चला, बात तो करता, बताती तो सही। अरे अगली बार उसको खुद ही नहीं पता होता कि मैं किसी डिसऑर्डर से पूछ रही। उसको लगता है मैं लोग बोलूंगा तो मजाक उड़ा के डिप्रेशन, काय का डिप्रेशन यार, तुम फालतू की बात हो, ओवर थिंकर हो, तुमको कुछ करने को नहीं है इसलिए तुम इतना डिप्रेशन में रहते हो। ऐसी बातें करके आप उसको और चुप कर देते हो कि वो बोल ही नहीं पाता, मजाक के डर से नहीं कह पाता, और भी बहुत सारी वजह होती है जिससे वो नहीं बता पाता। और ऐसे ही धीरे धीरे एक वो सुसाइडल उस तक पहुंच जाता है, या सब कुछ छोड़ के बिल्कुल एक अपनी आइसोलेशन में चला जाता है। तो वजह यही थी कि शायद इतनी लंबी उम्र के बाद मुझे ये लग गया था कि अब उस पर बात होनी चाहिए। और ये बिकॉज कुछ मेरे 1 या 2 साल की कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि बाहर घर से निकलना बिल्कुल बंद हो गया था। तब लोगों ने कहा कि इस बीमारी में तुमने ये अपने आप निकाल लिया है। मेरी कहा ये इस बीमारी में ही निकल सकता, क्योंकि ये इतना सीरियस टॉपिक था कि मैं इसको बुरी ही हालत में लिख सकती थी, अच्छी हालत अच्छे माइंडसेट में लिख ही नहीं सकती थी, क्योंकि जिस तरह का बिहेव और जिस तरह का भाव उसमें चाहिए था, मैं उसको तुझसे जूझ रही थी, तो मैं तभी उसके साथ डिस्कस कर सकती थी। मैं इस प्रश्न को थोड़ा और बढ़ाना चाहूंगी। जैसे मैं पल्लवी जी के पास जा रही थी, लेकिन अभी इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी कि जब आप इस तरह के टॉपिक चुनते हैं, अगर आपने ये टॉपिक चुना है, तो एक लेखक के रूप में कितनी रिसर्च, क्योंकि इसमें बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बहुत कुछ मेडिकल साइंस आई है, और हमने इसको इस पुस्तक को पढ़ते समय बहुत कुछ समझा, जाना कि टर्म्स पहले नहीं समझे थे। तो कितनी रिसर्च, कितनी तथ्यात्मक ईमानदारी आवश्यक है? रचनात्मक स्वतंत्रता और मनोवैज्ञानिक सटीकता के बीच संतुलन कैसे बनाएं? बलूती देखिए, जहाँ किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे हैं, खासकर किसी इस तरह की बीमारी पे जिससे आप लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं, तो आपको हर छोटी बड़ी बात के लिए डबल चेक करना, फैक्ट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लिनिकल, बिकॉज मैं कोई क्लिनिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं एक एज अ पेशेंट जाना एक अलग बात है, और एक सर्टिफाइड डॉक्टर होना है बिल्कुल डिफरेंट बात। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से अब पढ़ाई इतनी की है, PhD की है, तो रिसर्च की तो वो खून में घुस गया है कि कोई भी अपना होमवर्क पूरा किए बिना एक छोटा सा आर्टिकल मैं नहीं लिखती। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या के लिखने वाला उपन्यास था। तो जाहिर बात है मैंने इसमें अपना समय लिया,
3 अलग अलग साइकेट्रिस्ट के टॉप के साइकेट्रिस्ट के अपॉइंटमेंट लिए। उसके अलावा मैंने वर्ल्ड लेवल की केस स्टडीज को फिर से नए सिरे से रिसर्च किया। इसमें मैंने सिक्सोडाइपल, सिक्सोफ्रेनिया, बाइपोलर के बारीक अंतर को भी सामने रखने की कोशिश किया और कहानी ना उसको इस तरह से वीक किया कि ना तो वो ऐसा लगे कि वो रिपोर्टिंग की जा रही है या कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है। एक धीरे धीरे कि आप धीरे धीरे कहानी पढ़ते पढ़ते ही अवेयर हो जाएंगे कि अच्छा ये चीजों में ये फर्क था और ऐसे ये चला। पर कोई भी वो करने से पहले मैंने वो चैप्टराइजेशन करने के बाद उन टर्म्स को यूज करने से पहले उनके बाद भी मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर मैं दिल्ली के फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर देदूर आ रहे हैं, उनको मैंने इसमें लास्ट में थैंक यू भी बोला। मैंने हर ऐसी टेक्निकल उसके बाद, हालांकि मुझे बहुत लंबे समय से खुद इनका अनुभव है, फिर भी उसके बाद मैंने उनसे डबल चेक कराया है कि इसमें मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि मुझे खुद भी उसमें रिस्क नहीं लेना था। क्योंकि मेडिकल चीजें कल्पना शक्ति के हिसाब से आप उन्हें डिस्काउंट नहीं कर सकते। कहानी में मैंने उन्हें वीक किया, बट उन्हें साफ कहानी के साथ, पूरी रिसर्च के साथ और पूरा समय दिया। पलकी आपके पास आते हैं, तलब की बात करेंगे। तलब के किरदार थोड़े बिखरे थे। नायक और नायिका दोनों पास से इन्फ्लुएंस्ड है और उनकी मनस्थिति अलग तरह की है। तो उन किरदारों की मनस्थिति और कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या टेक है? सबसे पहले तो बिजू जी को सबकी हूँ, सुषमा जी को, रीता जी को यहाँ बुलाने के लिए और तलब को इस तरह से संचालित करने के लिए कि हम हर प्रोग्राम में आकर कुछ नया सीख के जाते हैं। अब मैं बात करूँगी तलब की, तो तलब का जो नायक है सुहाग, सुषमा जी ने उसका एक बैकग्राउंड दिखाया, चाइल्डहुड ट्रॉमा दिखाया है। चाइल्डहुड ट्रॉमा ही सब के जीवन पे इस तरह से असर करता है कि हम चाह के भी वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। आप सब अपने मन में कोई भी डांट होगी, जब भी उसको सुलझाने बैठेंगे तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके साथ नहीं नजर आएगा। और इसलिए मैं सुषमा जी की बहुत धन्यवाद भी कहूँगी कि आपने उसको इतना प्रमुखता से दिखाया है कि बचपन का हमारे जीवन पे, पूरे जीवन पर क्या असर पड़ता है। जो नायिका है उसका पार्शली दिखाया है, लेकिन वो भी एक बिखरा हुआ किरदार है। वो अपने आप में जीती है, तो उसको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है। फिल्मों में डूबने वाली लड़की है। बहुत सारी फिल्मों के बारे में भी आपने इस बुक में जो उसका वर्णन किया है बहुत अच्छा। एक अब फिल्मों के बारे में तो एक ब्लू मूवी का जिक्र है इसमें, वो मैं बताऊंगी नहीं, वो आप बुक में पढ़िएगा। वो ब्लू मूवी का जिक्र जिस समय आया है कि जब नायक और नायिका एक बहुत मुश्किल समय में तक वो सुधर रहे हैं, और उस ब्लू मूवी को उससे कैसे आगे साफ करते ही जो उठाया है, बोल नहीं रही, आपकी किताब पढ़ना जरूरी है इसलिए। और रही बात इसके नायक की बात फिर से करूंगी। नायक को पता है, नायिका को भी पता है, नायक को भी पता है कि हम औरों से अलग है। एक ये स्थिति हमने देखी है, जब भी आपके जहन पे कोई असर पड़ता है, जब तुम्हें पता भी हो जाता है कि हम औरों से अलग हैं, तो भी कुछ क्षणों में हम संवेदनहीन हो जाते हैं। हम ये जानते हैं भी कि सामने वाला भी उस स्थिति से गुजर गया है। एक जगह पे लाइहा से उसने कुछ अपने मन की गूढ़ बातें की, तो नायिका कहती है गुप्त होती। वो सोचता क्या कहता है कि जो अपनी संवेदना वाली लड़की थी, संवेदना से भरी लड़की, वो इसके बात कैसे बोल सकती। इतनी छोटी छोटी बात इन्होंने उठाई है कि कोई जुड़ी नहीं है कि हम मेंटल ट्रॉमा से गुजर गए तो हम हर मेंटल ट्रॉमा से गुजरने वाले के लिए उतने ही सेंसिटिव हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और जिक्र है, आपने एआई का भी उसमें बहुत अच्छा जिक्र किया है। तो एआई के लिए बच्चों के एग्जाम्स को, जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, उसको जांचने के लिए उभरता है। उसमें आपने सर्वाइवल देखकर ही बहुत अच्छा राय लिया है कि एक बच्चा एक छोटी सी चूक के चलते सुसाइड कर लेता है तो उसके जेहन पे क्या असर पड़ता है। बहुत छोटे छोटे बहुत ही अच्छे इन्होंने उदाहरण दिए हैं और मेंटल के इतना कुछ उसमें दिखाया है कि अगर मैं लगता है कि अगर आप किताब नहीं पढ़े, और इस मॉडर्न युग में जहाँ हर कोई सत्य जुकाम की बात हम सब करते हैं, डिप्रेशन की बात कोई नहीं करता, और मैं नहीं मानती कि हाँ जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा समय आना होगा वो मेंटल असाद में ना गएंगे। हर किसी को हुआ होगा। एक समय आता है कि जब लगता है जीवन में कुछ नहीं बचा है, हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं, हम ही खराब है, हमारे साथ ही ऐसा क्या है। तो इस तरह की किताबों की बहुत जरूरत है ऐसे समय में। कंचन जी आपके पास आते हैं। डिप्रेशन में बेसिक फर्क क्या है? तलब के पात्रों को देखते हुए आप उन्हें किस अवस्था, उनकी अवस्था को किस श्रेणी में रखेंगे?
साधारण उदासी और डिप्रेशन जो इसमें जो अंदर को रोज की जिंदगी में कभी भी हम गिर जाते हैं, अचानक से गिरते हैं, एक आध दिन दर्द होता है, मुंह बल हम लगाते हैं, हल्दी का पीते ठीक होता है। और एक तो टेंशन लगती है जब हफ्ते भर बाद वो शांति रहती है हमारे साथ, हमें लगता है उसको डॉक्टर को दिखा रहे। मुझे लगता है कि साधारण उदासी और डिप्रेशन इतना ही होता है, या फिर ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो यही जगह होती है जहाँ मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल विचार से, कि यही हमें लगता है, हमें समझना होता है कि कहाँ हमारी जो चोट है वो डॉक्टर को दिखाने वाली है। उदास अब कभी भी हो जाते हो, हम एक उदास मूवी देख लेते हैं, हम उदास 2 दिन तक उदास हो जाते हो, थोड़ी देर रोते हैं, रात को सोते हैं, सुबह फिर वो चलती रहती है। कश्मीर में जो अभी आतंकवादी घटना हुई, हम कितने दिन तक 2-3 दिन तक उदास रहे इसके लिए। अहमदाबाद का विमान दुर्घटना हुई, हम उसमें भी उदास हुए। अपनी तो निजी जिंदगी में तो हम रोज कुछ पा ही जाते हैं, खुशी के लिए जैसे बातें वैसे उदास होती है, लेकिन ये उदासी जब घर बना देती है, वो अमूमन मुझे लगता है 90% वो अपने व्यक्तिगत जीवन से होती है। मैं अपने को बताऊं तो मेरी जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत लोग मेरे जीवन से गए, लेकिन मैं उस समय उदास हुई, मेरे पिताजी गए मैं उदास हुई, मेरे भैया गए मैं उदास हुई, लेकिन मेरी बहन गई, मेरी बड़ी दीदी गई, तो मैं अब साथ में गई। तब जब उदासी बहुत अलग तरह से घर लेकर के किया, वो शायद वो अवसाद की श्रेणी में आ जाता। तलब के पात्रों पर जाएं तो तलब के पात्र तो शुरुआत में वही है, जैसे कोई नहीं समझ पाता है, वो स्वयं ही नहीं समझ पा रहे। लड़की का अवसाद जो है वो तो खुल करके ना उसने स्वीकारा और ना उसके लिए उसने कोई संघर्ष, वो इतना ज्यादा उसमें रमी धमी है कि जो अभी आपने एक बात ये भी तुमने बताई कि वो कुत्ता कहती है, वो है उसी चीज से गई है, उसे लग रहा है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति है जो मेरे सामने खड़ा है, लेकिन कहीं आप चूक ही जाते हैं। वो खाली अवकाश नहीं है, किसी भी तरह की चीजें जो होती हैं, दुख जो होता है, हमें अपने दुख के आगे दूसरे का दुख नहीं समझ में आता, हम संवेदनशील हो जाते हैं। कोई बात की बात नहीं, लड़की फिर से संवेदनशील भी होती है उसके लिए। तो ये जो बात है, और ये दोनों जो लड़कियां हैं वो तो अवतार की श्रेणी में ही जाते हैं। और इसका पूरी नॉवेल जिस तरह की बनाई गई है, जो मूवमेंट हुआ है, जो चीजें हैं, वो धीरे धीरे अवसाद को किस तरह, और वो अवसाद जो है वो नायक का अवसाद कितनी पीछे से जाके वो माँ से जाता है। और माँ, हाँ फिर मैं ये कहूँगी कि माँ का अवसाद तो डिटेक्ट ही नहीं हुआ, पिता का अवसाद तो डिटेक्ट ही नहीं हुआ। पूरी कहानी, पूरी नॉवेल जो है वो अवसादों से सामने नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि हम सब इस तरह के अवसादों से निकल रहे हैं। हमारे मेरे पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं कहीं ये सब चीजें होंगी। वो आ करके जिसका जो इलाज तक पहुंच गया, वो जो पहुंचा, उसके पीछे कितने अवसाद आए उसके, उनसे डिपेंड ही नहीं होते। तो ना इस तरह से मैं ये कहूंगी कि इसमें कुछ छुपा भी नहीं है कि नायक बस यहाँ अवसाद की श्रेणी में आते हैं, उदासी की श्रेणी में नहीं आते। बात तो वो लोग उदासी से कितनी आगे निकल गए हैं, कितने लव सीन्स हैं बहुत खूबसूरत, कितनी दीवार से वो लंबा उसका इंतजार करता है नायक जो है। नाम भी बड़े अच्छे अच्छे चुने हैं तुमने, सुहान और कंदीन आप तो बहुत ही खूबसूरत है। तो वो दोनों बड़ी खूबसूरती से जीवन को जी रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी हैं, लेकिन उसके साथ ये तो है कि वो उदासी भी बहुत बार साथ देंगे। कंचन जी और पल्लवी दोनों ने आपकी पुस्तकों में प्रेम का जिक्र किया, तो मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपकी पुस्तक, मैंने आपकी कई पुस्तकें पढ़ी, पीठ पर लिखा तुम्हारा नाम, मन विचित्र, बुद्धि चरित्र, कितरा और तलब, सब में बहुत खूबसूरत, कुछ जगहों पे अच्छे लव सीन्स हमने देखे, बहुत प्रेम के बहुत खूबसूरत दृश्य पड़े।
आपके किरदारों में प्रेम की बहुत कसी हुई बुनावट दिखाई देती है, लेकिन जो भी किरदार हैं उस प्रेम में होते हुए भी मेंटल ट्रॉमा या इमोशनल स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं। ऐसे किरदार मतलब प्रेम भी है और मेंटल स्ट्रेस से वो उस स्थिति तक जो पहुंचने का जो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, मतलब आप कैसे वहां तक पहुंचते और कैसे उसको बिन पाते। जिस सीन का जिक्र पल्लवी ने किया तलब मूवी किताब में, वो मूवी जैसा दिमाग में चल रहा था और वो सीन पढ़ने के बाद शायद 2-3 दिन मैं बहुत अफेक्टेड रही। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है, आपके कुछ दृश्य आंखों के सामने चलते हैं और उसके बाद बहुत दिन तक दिमाग में घूमते रहते हैं, उन दृश्यों में जी रहे होते हैं। तो कैसे ये कर पाती हैं आप? मुझसे पहले भी बहुत पहले एक सवाल किया गया था, मेरे बहुत स्टार्टिंग के इंटरव्यू में था कि आप इतना नेगेटिव क्यों लिखती हैं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि नेगेटिव पॉजिटिव जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, एक वर्ड होता है रियलिस्टिक। तो मुझे कौन से वो कहानियों वाले प्रेम होते हैं कि अंत में सबको सबके प्यार मिल जाते हैं और दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, वो तो बहुत बाद की स्टेज है। उस पे जो प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत सारी टूटन है, बहुत सारे धोखे हैं, बहुत बार अवसाद है। और आप जैसे कहते हैं ना, जैसे एक बात है कि जब आप रो रहे होते हो ना, तो जरूरी नहीं आप एक ही बात पे रो रहे हो। कई बार इंसान 4 बात पे एक ही बार में रो रहा है और वो खुद डाइसेक्ट नहीं कर पा रहा अपने माइंड को कि एक्चुअल में वो इसको किस बात से ज्यादा इफेक्टेड है, या वो एंशियस है, या वो किसी बात से परेशान है। वो माइंड में घुस के समझ में नहीं पा रहा कि मैं क्यों परेशान हूँ। शायद वो 10-15 मिनट की कॉन्टिन्यूस राइड किसी दोस्त के साथ करेगा, तब उसको अंदर से निकल, अरे यार एक्चुअली ये बात डिस्टर्ब कर रही। प्रेम के भी मैंने प्रेम भी ना एक गेम की तरह चलता है, बहुत देखा कॉलेज के टाइम से, तो लेक्चर लेने के टाइम में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसमें वाकई वो लोग प्रेम में हैं, पर यार गणित और विज्ञान और सब घुसा भी हुआ। उसके बाद कैलकुलेशन भी पूरी है, उसके बाद अपनी क्या निकलेगा क्या होगा, प्यार तो है पर यार ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो माइंड भी अब एक मैं उनका नाम भूल रही हूँ और रील में मैंने उनको पढ़ा था, वो पाकिस्तान की शायरा है कि आप जब तक बेवकूफ नहीं हो सकते आप प्यार में नहीं हो सकते। तो भाई वो वाला प्यार अब मिल कहाँ रहा है, अब मिल नहीं रहा है, अब कैलकुलेशन पूरी लग रही है। तो जब मैं लिखती हूँ तो मैं रियलिस्टिक तरीके से लिखती हूँ कि प्यार डेप्रिशिएटिंग एसेट है, यूज हो रहा है और खत्म हो रहा है, रूल्स के साथ प्ले नहीं हो रहा है, तो आप आउट ऑफ गेम हो रहे हैं, बिकॉज इट बिकेम अ गेम नाउ। तो जो सच है वो जब मेरे को दिख रहा है, जब वो चल रहा है, तो मैं आर्टिफिशियल होकर ना सोच पाती हूँ ना लिख पाती हूँ, वही मेरी किताबों में आ जाता है। बहुत सुंदर बात। पल्लवी आपके पास आते हैं। साहित्य में अक्सर हम देखते हैं कि मानसिक पीड़ा को बड़े सौंदर्य बोध के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो पीड़ा को रोमांटिसाइज करने से पाठकों में उसे ग्लैमराइज करने की एक प्रवृत्ति बढ़ रही, खासकर युवा पाठकों में। वो मेंटल ट्रॉमा को बड़ा ग्लैमराइज करने के लिए, अरे आपको पता नहीं है, मुझे तो बहुत मानसिक अवसाद है, मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ। तो क्या ऐसा जरूरी है कि दुख को रचनात्मकता का अनिवार्य स्रोत मान लिया जाए, या एक सांस्कृतिक मिथक है ये, और क्या इससे हमारी युवा पीढ़ी इफेक्ट हो रही है? अब मैं कहूँगी रोमांटिसाइज करने की बात आती है युवा पीढ़ी, क्योंकि युवाओं में सच में अवसाद ज़्यादा देखा जा रहा है। उसका रीज़न है कि वो समझ रहे कि अवसाद होते थे, हमारे टाइम समझ ही नहीं आता था। अभी भी आप रील्स देखते हो, पहले 2 थप्पड़ लगातार अवसाद चला जाएगा। हमारे टाइम यही सोच थी, घर का काम करो, फिर खाली बैठी रहोगी तो अवसाद तो होगा। लेकिन आज तो युवा पीढ़ी अवसाद को अच्छे से समझ रही है। साहित्य में रोमांटिसाइज तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन कलाकार थोड़े तो मानसिक रूप से अलग होते हैं, सामान्य लोगों से अलग होते हैं। आपने सुना ही होगा कितने लोगों ने पेंटिंग चला दी, कितने लोगों ने लिखा हुआ चला दिया, कितनी सुसाइडल अटेम्प्ट भी बहुत सारे, कितने ही राइटर्स गए हैं इस तरह से। तो जब वो वैसे ही होते जैसा वो लिख रहे हैं, और जो बनने वाला भी है पाठक मेरे टाइप का भी इंसान है, तो जिसको डार्क पसंद आ रहा है,
तो उसको वो तो अच्छा ही लगेगा। हमें मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ी हूँ तो वो नॉर्मल बुक्स तो नहीं पसंद आती है मुझे भी। थोड़ा सा गुड़ कहानियाँ भी, अभी मैं सुषमा जी बात कर रहे थे, एक मूवी है ड्राइव माय कार, आप नॉर्मल इंसान उसको समझ ही नहीं सकता, वो हम लोग जैसे माइंडसेट के लोग समझ सकते हैं। और शायद इसीलिए इस तरह की ब्लॉग को ज्यादा दिखा जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। अब इस जमाने में मालती जोशी जी जो कहानियां लिखती थी, मेरी मम्मी की फेवरेट हुआ करती थी, तो कहानियां कौन पढ़ेगा? कौन अब घर परिवार बुआ चाची की रिश्तेदारी वाली बात पढ़ना चाहेगा? अब तो वो पढ़ना चाहेगा ना कि लड़की को नौकरी करनी है, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसके बाद भी वो आगे बढ़ रही है, और जब आगे बढ़ के निकल रही है वहाँ उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अब तो लोग वो पढ़ना चाहेंगे ना, अब ये थोड़ी पढ़ना चाहेंगे कि माँ बाप पढ़ने दे रहे। अरे अब संघर्ष तो लड़कियां इतना आगे बढ़ चुकी है कि पढ़ाई के लिए तो नहीं संघर्ष करना पड़ रहा है, वहां जाके उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, उनको हायर पोस्ट पे नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें फिर वो किस मानसिक अहसास से उलझती है। आजकल प्रेम भी अलग तरह का हो गया है, प्रेम भी हम लोग का जैसा नहीं है कि प्रेम हुआ शादी नहीं करनी है, शादी करेंगे तो जान चली जाएगी, लेकिन माता पिता के खिलाफ कैसे जाए, तो ठीक है पति को ही सब कुछ बना लिए। अब बहुत ले ऐसे प्रेम में भी बहुत ले ऐसे, प्रेम में रहते हुए भी दूसरी शादियां हो रही हैं और शादी में रहते हुए भी प्रेम हो रहा है। हाँ, वो समाज बदल रहा है, इसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो मैं कैसे नहीं कहूँगी अवसाद को रोमांटिसाइज तो नहीं, लेकिन हाँ पसंद किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक बात जोड़ूंगी कि अवसाद को पसंद करने से ज्यादा बड़ी बात ये है कि वही जो मैंने पहले भी कहा था कि अंडरलाइन हो नहीं पा रहा है कि एक्चुअल अवसाद है क्या चीज ऐसी है कि मुझे बस ये नहीं मिला तो मैं अवसाद में चला गया, ऐसा नहीं होता है। नहीं मिला और मैं अवसाद में चला गया, ये एक अलग चीज है। और अवसाद अपने आप में कितनी डेंजरस चीज है, वो आपसे क्या तो नहीं करा सकता और वो कहाँ तक आपको नहीं गिरा सकता। अवसाद बहुत खतरनाक चीज होती है, बजाय उसके जो आए दिन हो जाता है ना कि बस दो चीजें मन की नहीं हुई तो बस अवसाद हो गया। वो जो अंडरलाइन है ना, मेरी जो कोशिश रहती है कहानियों में या अपने उपन्यास में, मैं इस चीज का डिफरेंस बताने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, तलब पढ़ने के बाद मुझे एक लड़की का राशि या लड़की का 9 पेज का मेल आया, 9 पेज का, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद उसने ये कहा कि कितनी ये बातें थी जो मैं बोल ही नहीं पा रहा, क्योंकि लोग मुझे बोलेंगे कि मजाक उड़ाएंगे, ये होगा। उसने अपने घर की बातें लिखी, अपनी कुछ एक बातें लिखी। तब मुझे लगता है कि अगर मैं 10 लोगों को भी अवेयर करा पा रही हूँ कि कहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम है और अब तुम्हें डॉक्टर के पास के जाना चाहिए, अब नहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये तुम अब अवसाद की लाइन पे नहीं खड़े हो, उससे बहुत नीचे गिर रहे हो, ये रेखांकित करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। अब मैं उसको अगर स्टार्टिंग से बीमारी के लिए कहना शुरू करूंगी वो पढ़ेगा नहीं। मैं प्लॉट ऐसे बोलती हूँ कि एक रोमांटिक स्टोरी चल रही है, वो भी हो रहा है। हाँ, मैं भी कॉलेज में मिला था, मैं भी किसी लड़की से बात की थी, मैंने भी नौकरी की थी, मेरे साथ भी ये कॉर्पोरेट में हुआ था। मैं कहानी वहां से लेके जा रही हूँ कि धीरे धीरे कहाँ उसके बीच में उसने अपने को टूटता महसूस किया, कैसे नेगेटिव चीजों के साथ, धोखों के साथ, लगातार धोखों के साथ फिर उसके बचपन के बूंद फूलते चले गए, कहाँ से वो चीज मिली। और ताकि लोगों को समझ में आए कि सिर्फ इतने के बाद आप अब अवसाद हो, अब ये ना सिर्फ फैंटेसी से नहीं जाएगा, रोमांस से नहीं जाएगा, अब डॉक्टर से। अगला आपने बहुत अच्छी बात की सुषमा जी, तो अगला सवाल फिर आपकी इसी बात से निकलता है कि समाज में अभी भी जैसे किसी भी मान लीजिए अवसाद है, दो तरह के अवसाद अब हमारे सामने आ गए। एक तो ये कि हमें छोटा सा मेरा मन का नहीं हुआ, 2-4 दिन पिताजी ने डांट दिया तो हम अवसाद में आ गए, और एक वाकई जो अवसाद है, मानसिक ट्रॉमा है हमारे बीच, हमारे दिमाग में, जिसको कोई हम किसी से कह नहीं पा रहे हैं और कोई उसको समझ नहीं पा रहा है। तो हमें कब ये समझ लेना चाहिए कि अब हमें काउंसलिंग की जरूरत है। और दूसरा, ये काउंसलिंग अभी भी हमारे समाज में टैबू बना है। बहुत लोग इसको अपने बच्चों को भी वो करते हैं कि अरे नहीं कोई कुछ नहीं, तुम ये करो अभी ठीक हो जाओगे, ये क्या है, क्यों साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। साइकेट्रिस्ट के पास जाना या काउंसलर के पास जाना अभी भी बहुत अब्यूज की तरह देखा जाता है समाज में। तो इस प्रवृत्ति पे आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? ये क्योंकि बचपन से मैंने खुद बहुत झेला है, बहुत हमारे को ये बोला जाता था कि किसी को बताना नहीं है कि तुमने इस डॉक्टर को दिखाया है या उससे ट्रीटमेंट चल रहा है, ये बातें आपने उजागर ही नहीं करनी है। और बहुत लंबे सालों तक, बहुत लंबे समय तक इस बारे में बात ना करना, धीरे धीरे मुझे लगा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। कम से कम जो मेरे जैसे चीजों से जूझ रहे हैं, इन चीजों से निकलते हैं,
मेरी किस्मत अच्छी थी शायद कि बहुत जल्दी डायग्नोज हुआ और बहुत जल्दी मैंने इसको हैंडल करना सीख लिया किसी डॉक्टर की हेल्प से। बट बहुत से लोग तो इसको चिन्हित नहीं कर पाते, उनका क्या, वो लोग बात नहीं कर पाते क्योंकि उनके भी पेरेंट्स यही करते हैं, तुझे मेरी कसम है, बात नहीं करनी है, इसकी कसम है, बोलना नहीं है, क्योंकि उनको तो लगता है कि अगर इसने थोड़ा बहुत भी, अभी वो जो कहा कि स्त्री होना ये गुनाह है इस देश में, लड़के भी शर्मिंदगी से बता नहीं पाते। लड़की का तो सबसे बड़ा ट्रॉमा ये होता है कि शादी कैसे होगी, कल को घर तुम्हारा हो कर यहाँ मजाक उड़ेगा कि बहू ऐसी है या ऐसा है, जबकि ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदगी होनी पड़े। स्पेल्स आते हैं चले जाते हैं, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी की होती है। तो जैसे जैसे मुझे लगता है कि इसके बारे में जो लोग बाकी इस बारे में नॉलेज रखते हैं, धीरे धीरे उसको एक विश्वसनीय तरीके से इसके बारे में बात करेंगे, उठाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, तो अपने आप इसकी तरफ चीजें खुलेंगी और लोग समझेंगे कि हाँ, बात करना जाना कोई बुराई नहीं है। कई बार हर बार देखिए क्लिनिकल उसकी भी जरूरत नहीं होती, सबसे बड़ी बात ट्रस्ट इशू की होती है। अगर आपके पास दो ढंग है, एक भी ढंग का एक दोस्त है जिसको आप बोल सकते हैं यार मैंने ऐसा ऊट पटांग देखा, वो तो इतने वियर्ड थॉट होते हैं, आप कला पढ़ के बात जानेंगे कि वो थॉट आप मुंह पे ला ही नहीं सकते, स्ट्रेट हमें आपको पागल की ब्रांडिंग में डाल दिया जाएगा, जबकि ऐसे थॉट्स आना कोई पागलपन नहीं है, ये एक्स्ट्रा इमेजिनेटिव, एक्स्ट्रा एनर्जी पावर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट सिक्सोडाइपल से ग्रस्त थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े गति के इन चीजों से गुजरे हैं, पर वही वाली बात है कि उनकी अचीवमेंट्स तो हाईलाइट की गई, इन चीजों को उनकी जीवनी में सिर्फ कोने में थोड़ा सा छोड़ा गया। ये नहीं करना है, इसको हाईलाइट कीजिए कि इसके बाद भी बहुत कुछ अचीव किया गया है। ये सब कुछ लिखने का मतलब ये नहीं होता कि अवसाद में डालना है, ये सब कुछ लिखने का मतलब ये है कि उम्मीद है और बहुत बड़ी उम्मीद है, इसके बाद भी बहुत कुछ बाकी है। इससे निकलने के लिए जो रास्ता मिलता है लो पर लो। बहुत सही कहा, उम्मीद है और हम उस उम्मीद के लिए ऐसे सेशंस होना बहुत जरूरी है, ये बातें होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी विषय है जिस पे चर्चा होती रहनी चाहिए। तो अब एक सवाल मैं कंचन जी आपसे और पूछना चाहूंगी, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हमारी कनेक्टिविटी तो बढ़ गई है लेकिन जुड़ाव कम हो गया है। मीडिया के प्लेटफॉर्म क्या वाकई भावनात्मक जुड़ाव का रिप्लेसमेंट बन रहे हैं? सोशल मीडिया और डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, इसमें अवसाद में इसका क्या रोल है? अब मैं वही बात कहूंगी जिसको मैं कि बहुत अच्छा प्रतिक्रिया वाकई है यहाँ पे इसमें, क्योंकि हम जितने ज्यादा मैं अपनी व्यक्तिगत ना कहूँ, मैं सभी की बात करूँ, हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, हमारा ननिहाल कनिहाल लिफ्ट के ननिहाल सबको मालूम होता है। दूर दूर के रिश्तेदार से हम लोग कभी तक बात भी नहीं करते, अब बहुत दूर हो जाते थे, वो हमारी हर एक्टिविटी को जानते हैं फेसबुक के व्हाट्सएप के माध्यम से। जिन्हें मैं नहीं जानती वो लोग भी जानते होंगे कि वो फलानी जो है वो फलानी दीदी की चाची की लड़की है, वो फलानी है। लेकिन हम जितने एक्टिव इस इतनी बड़ी चीज में है, मोबाइल कह दी कि जिसमें मोबाइल में जितने एक्टिव उतने रिश्तों में सच में नहीं एक्टिव है। हम कहीं, मैं अपने को कहीं अलग करके नहीं बोल रही हूँ, हम कहीं घूमने जाते हैं, हम समुद्र को, हम नदी को, हम हवा को, हम पहाड़ को फील करने के पहले ये सोचते हैं कि इसकी तस्वीर ले ली जाए। पहली तस्वीर तो अच्छी नहीं आई है, दूसरी लो, तीसरी लो, पांचवी लो, फिर इस वाले कोने से अच्छा हाँ यहाँ लहर अच्छी आ रही है, यहाँ पे सूर्योदय अच्छा। हम सच बात ये है कि हम सब इतने ज्यादा इन्वॉल्व उसमें हो जाते हैं, वो तो आधे घंटे या 1 घंटे बैठना है, उसमें 40 मिनट हम तस्वीर पे ही सोचते, पहले हम लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि इसमें कौन कौन दिया है, फिर हमको तुरंत फेसबुक पे अपडेट भी करना होता है क्योंकि दुनिया जान है हमको हम खुश हैं, और हम खुश हैं या नहीं हैं, लेकिन निर्जरा तो जानना चाहिए कि हम खुश हैं। अब ये तो हमारा बन जा रहा है कि हमारा टाइम तो हमने इसी में टिका हुआ है, तो अब अवसाद नहीं आएगा तो क्या आएगा इसके बाद बताइए। एग्जैक्टली, फोटो में लाइक नहीं आया तो अब तो ये बूस्ट वाला बटन दबाना पड़ेगा। बूस्ट वाला बटन दबाने के लिए तो 200 रुपया 500 रुपया बूस्ट नहीं हो रहा है, 1000 रुपया अपनी ट्रिप में लगाया था जिसमें उसमें 1000 रुपया बूस्ट करने के लिए,
इसके बाद जब लाइक आ जाएंगे 500 तब मजा आएगा। शायद भविष्य में 2 साल बाद 3 साल बाद मेरी आईडी से 1000 रुपए आ ही जाएंगे डॉलर में। तो ये ऑब्वियसली हमारे मानसिक अवसाद को आमंत्रित करने वाली बात है। मैं ऐसे एक नहीं दसियों घरों को जानती हूँ। खैर शादियों का तो जो माहौल था वो तो पूरी तरह बिगड़ चुका है। हम लोग शादियों में पूरी रात एंजॉय करते थे, मजे करते थे कि हम लोग गाने कर रहे हैं, बजाने कर रहे हैं। अब क्या है, अब दूल्हे को ये इंस्ट्रक्शन है कि जब सिंदूर लगाना तो ऐसे लगाना कि नाक पे ना गिर जाए क्योंकि फोटो खराब हो जाएगी। अब मम्मी को ये इंस्ट्रक्शन है कि मम्मी ये वाली साड़ी तो पहनना नहीं, हमने तुम रानी कलर की पहनी है, तुमको बेटा तुम्हें रानी कलर की बात खराब होगी। रानी कलर की साड़ी पहनी है, तुमको मम्मी ऑनियन पिंक कलर की पहननी है क्योंकि कंट्रास्ट क्रिएट होगा और पापा को भी वैसे पहनी। सारा रोना धोना ये सारा हो गया है। मम्मी उस समय तुम मुर्गा पार के रोने ना लगना, नहीं तो फोटो खराब हो जाएगी। मम्मी अब बरसात में ना जाए तो क्या इतनी उससे पाली बिटिया जा रही है, लेकिन रोने पे तब कंट्रोल करना है। जब बिटिया चली जाएगी, कैमरा चले जाएगा, तब वो भर के रोना है। बिटिया को बता पाए क्यों नहीं होगा सादा, आप बताइए। ब्लू रेज की क्या नुकसान है ये कौन नहीं जानता है, हम लोग दिन भर है घर में। पापा मैं ऐसे परिवार को जानती हूँ जहाँ बेटा है और पिताजी है। पिताजी किसी फ्लोर पर सेटल कर दिए गए हैं क्योंकि वो घर पे गंदगी करते हैं। बेटा कभी नहीं जाता, लेकिन फादर्स डे के दिन जाता है क्योंकि उस दिन उसको फोटो खिंचा। अब उस दिन फोटो खिंचाएगा, हैप्पी फादर्स डे डालेगा, पिताजी इधर उधर से, बेटा उधर से, पिट बेटा किसी से पहले। तो हम इतनी इस जो आप कह रहे हैं ये सोशल मीडिया ने ये हमें जितना कनेक्ट किया, वाकई अकेलेपन को बहुत। हम ताश नहीं खेलते, हम किताबें नहीं पढ़ते, हमारे मोहल्ले हमारे बच्चे बैट बॉल नहीं खेलते, हमारे बच्चे हो। जब हम एक ही जगह हमने जो एक बना लिया है 2/6 का होता है, कितने का होता होगा 4/6 का, जितने का बना दिया, हम उसी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि हम और फिर हम कुछ और दूसरी बातें तो और साथ को नहीं बनी। ये मतलब तो ये दे रहा है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसपे हम बहुत देर, घंटों, महीनों, दिनों हम चर्चा करते रहे और ये चर्चा कभी खत्म नहीं होगी। सुषमा जी को बहुत धन्यवाद, ऐसे विषय उठाती रहे और लिखती रहे। इनकी सभी किताबों में कुछ ना कुछ ऐसे चरित्र और ऐसे टॉपिक आए हैं जिनसे समाज में ये कम से कम ये स्टर क्रिएट हो रहा है कि हाँ, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। पल्लवी रंजन जी, आपका बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा का उद्देश्य निष्कर्ष निकालना बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य प्रश्नों को जीवित रखना, इन प्रश्नों को घर तक लेके जाना है ताकि ये प्रश्न हमारे साथ जीवित रहे और चलते रहे। लोगों में ये क्रिएट हो कि हाँ, मानसिक अवसाद कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे आपके बातचीत से सुधारी जा सकती है। ये एक उम्मीद है। धन्यवाद।